वेलकम बैक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। फ्रेंड्स, इंडिया एक ऐसा नेशन है जिसे काफी स्ट्रगल के बाद इंडिपेंडेंस मिली। एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने के बाद शुरुआत में इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम उतना सिस्टमैटिक और उतना मजबूत नहीं दिखाई दिया, लेकिन आज देखिए, हम बड़े ही प्राउडली कहते हैं कि हमारे नेशन तो एक फेडरल कंट्री है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत है। तो क्या लगता है फ्रेंड्स, हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम इस बात को समझें कि हमारा इतना बड़ा नेशन, जहां पर इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने सारे रीजन्स, रिलीजन्स दिखाई देते हैं, वहां पर पावर्स को कैसे शेयर किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, मिलकर हम आज के टॉपिक को शुरू करें। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फेडरलिज्म और फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट फीचर्स को बड़े ही मजेदार तरीके से समझा। आज के सवाल पर ध्यान दीजिए, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। स्टूडेंट्स, अगर हम ये प्रूव कर दें कि फेडरलिज्म के सभी फीचर्स इंडिया के केस में बिल्कुल वैलिड है, तो हमें आज के सवाल का जवाब मिल जाएगा। हम बोल देंगे कि जी हाँ, इंडिया एक फेडरल नेशन है। आइए इस बात को पॉइंट्स के थ्रू प्रूव करेंगे। पहले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। देखिए, इससे हमें पता चल जाता है कि इंडिया में 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, जिसमें पंचायत आती हैं। ये तीनों लेवल्स की गवर्नमेंट अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाती हैं और मिलकर हमारे नेशन को आगे बढ़ाती हैं। यहाँ पर हमने दोस्तों देखिए फेडरलिज्म की बेसिक कंडीशन को पूरा कर दिया है। फेडरलिज्म की बेसिक कंडीशन का ये कहना है कि गवर्नमेंट एक लेवल पर नहीं हो सकती, मिनिमम 2 लेवल पर गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, और इंडिया के केस में वो कंडीशन बिल्कुल वैलिड प्रूफ हो जाती है। सेकंड पॉइंट को देखिए, यहां से ये पता चल जाता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ मेंशन्ड है कि आखिर गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, उनके रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उन्हें किस टाइप के बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऐसी लिस्ट बनाई गई हैं जिसमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है कि आखिर किस लेवल की गवर्नमेंट को कौन से इश्यूज को हैंडल करना होगा, किन डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना होगा। इन 3 लिस्ट के बारे में मैं आपको बस थोड़ी ही देर में डिटेल में बताऊंगी। तीसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए। देखिए, इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है दोस्तों, यानी कि इंडिया एक ऐसा मजबूत नेशन है जिसने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड किया है। इनफैक्ट मजे की बात यह है दोस्तों कि हर स्टेट के लिए हमारे पास एक गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट उस स्टेट के सभी इश्यूज को हैंडल करती है, और पूरे नेशन को मैनेज करने के लिए हमारे पास सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है। वहीं दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। जानते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस देते हैं। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर का केस लीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस इनवैलिड प्रूव हो जाते हैं। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर का तो अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। वो अलग बात है कि 2019 में मोदी गवर्नमेंट के अंडर दोस्तों इन प्रोविजंस में कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन ये बात माननी होगी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जानते हैं, जब इंडिया खुद को बहुत सारी स्टेट्स में डिवाइड कर रहा था, तब कुछ ऐसे रीजन सामने आए जो इतने बड़े नहीं थे कि उन्हें हम स्टेट का नाम दे पाते, जो इतने छोटे भी नहीं थे कि हम उन्हें सिटी का नाम दे पाते। इसलिए फ्रेंड्स, हमारे नेशन ने उन रीजन्स को यूनियन टेरिटरी का नाम दिया। बेस्ट एग्जाम्पल होगा चंडीगढ़ या फिर दिल्ली, और यूनियन टेरिटरी के सारी इश्यूज को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। फोर्थ पॉइंट को देखिए। यहाँ से ये पता चल जाता है फ्रेंड्स कि अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो उन डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का राइट है सुप्रीम कोर्ट के पास। फिफ्थ पॉइंट पर आएंगे। यहाँ ये पॉइंट हमें ये बताता है दोस्तों कि अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी टाइप का बदलाव लाना हो, तो वो एक लेवल की गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने के लिए स्टूडेंट्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का सपोर्ट चाहिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का साथ चाहिए। मान लेते हैं कि हमें एक बिल को पास करना है, तो दोस्तों उस बिल को पास करने के लिए हमें मिनिमम लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, वरना हम उस बिल को पास नहीं कर पाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट पर आएंगे। ये पॉइंट ये कहता है दोस्तों कि ये जो डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, इनके पास अपना पैसा नहीं होता। देखिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट्स हम लोगों से, आम जनता से दोस्तों सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स की फॉर्म में मनी लेकर हमारे नेशन में डेवलपमेंट्स लेकर आती हैं, हमारे नेशन को आगे बढ़ाती हैं।
तो देखा दोस्तों कैसे हमने वन बाय वन फेडरलिज्म के हर फीचर को प्रूव कर दिया, हर फीचर को इंडिया के केस में वैलिड बता दिया, और अब हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जी हाँ, इंडिया तो एक फेडरल नेशन है। अब क्योंकि फ्रेंड्स हम आज के टॉपिक को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए जो हर लेवल की गवर्नमेंट होती है उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए लिस्ट से ये पता चल जाता है कि आखिर उन लेवल्स की गवर्नमेंट को कौन से रोल्स को निभाना है, किन डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना है, किन एरियाज को संभालना है। दोस्तों इन 3 लिस्ट के नाम है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आइए अब इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों यूनियन लिस्ट में वो डिपार्टमेंट्स, वो इश्यूज आते हैं जिनकी नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस है, यानी कि जो पूरे देश के लिए जरूरी है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, यहाँ तक की करेंसी। दोस्तों इन इश्यूज के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसकी पावर दी गई है सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेशनल लेवल की जो इंपॉर्टेंस वाली इश्यूज होती हैं, इनके लिए हमें यूनिफॉर्म लॉज चाहिए, और वो बनाने का राइट है सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के पास। अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में वो डिपार्टमेंट्स, वो इश्यूज आते हैं जिनकी स्टेट लेवल पर इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हर स्टेट के सिटीजन्स की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं वो सारे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट ही हैंडल करती है, जैसे कि इरिगेशन हो गया, पुलिस या फिर एग्रीकल्चर। वहीं फ्रेंड्स अब हम आएंगे कॉन्करेंट लिस्ट पर। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी डिपार्टमेंट्स, जो भी इश्यूज आते हैं वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के लिए भी। ये कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज होते हैं, जैसे कि मैरिज, एजुकेशन या फिर अडॉप्शन। दोस्तों ऐसे केसेस में दोनों लेवल की गवर्नमेंट साथ मिलकर ही डिसीजन लेती हैं, और अगर किसी केस में इन दोनों लेवल की गवर्नमेंट्स का डिसीजन मैच ना हो रहा हो तो दोस्तों सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसका डिसीजन फाइनल माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को काफी पहले बनाया गया था, इसलिए टाइम के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज आई हैं। टेक्नोलॉजीज के आने के बाद बहुत सारे इश्यूज भी अराइज होते हैं, तो इन सभी डिपार्टमेंट्स, इन सभी इश्यूज को गवर्नमेंट ने एक 4th कैटेगरी में डाला है, जिसे नाम दिया गया है रेजिड्यूरी लिस्ट। दोस्तों इस लिस्ट में वो सभी इश्यूज आएंगे जो बाकी 3 लिस्ट में नहीं मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल अभी अभी आए हैं, तो सॉफ्टवेयर के आने के बाद अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है तो जानते हैं वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, और वो लिस्ट किए जाते हैं रेजिड्यूअल लिस्ट के अंडर। इसी के साथ फ्रेंड्स हमने आज का टॉपिक कवर कर लिया है। अगले लेक्चर का टॉपिक है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स मिलेंगे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।